नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नगरीय निकाय अर्थात शहरों का जो क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र होता है, इसके बारे में प्रमुख जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि नगरीय निकाय कौन कौन से होते हैं, उन्हें किस किस आधार पर किन क्षेत्रों में बांटा गया है, उनका कार्य क्या है, उनकी चुनाव प्रणाली क्या है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह जो टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह माना जाता है, क्योंकि नगरीय निकाय से संबंधित चीज़ें प्रश्न यहाँ पे आती है। साथ ही कौन कौन से इनके अधिकार हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इनके क्या क्या अधिकार हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नगरीय निकायों के बारे में प्रमुख जानकारी। नगरीय निकाय का कार्यक्षेत्र बड़े शहरों के प्रशासन और विकास का होता है। तो यहाँ पे बड़े क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रशासन शासन व्यवस्था चलानी है और उनका विकास कार्य कैसे करना है, तो इसको देखा जाता है। इसको नगर निगम में शामिल किया जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं इसको, और ये शहरी निकाय होते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में नगर निगम कहा जाता है और नगर पालिका को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं और नगर परिषद नगर पंचायत छोटे शहरों में होते हैं। तो 3 तरह के नगरीय निकाय होते हैं। पहला तो नगर निगम, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। दूसरा है नगर पालिका, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, और नगर पालिका से भी कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर परिषद या नगर पंचायत होता है। ठीक है, और इसको बाद में डिटेल में देखेंगे कि कितनी कितनी संख्या होनी चाहिए, सभी जानकारी आपको दी जा रही है। तो ये निकाय शहरी नियोजन, सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, अग्निशमन सेवा और सार्वजनिक स्थलों के रख रखाव जैसे कार्यों को करते हैं। तो इन सभी कार्यों को आप ध्यान में रखेंगे, ये सभी कार्य नगरीय निकायों के अंतर्गत आता है। चलिए कार्य को देख लेते हैं डिटेल में। नगर एवं शहरी नियोजन और भूमि के उपयोग का विनियमन करना नगरीय निकायों का प्रमुख कार्य है। जल की आपूर्ति प्रदान करना, सामुदायिक स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था कराना, ये इनका कार्य है। साथ ही अग्निशमन सेवाएं और सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, शमशान घाट का निर्माण और बाज़ारों का प्रबंधन करना भी इनका कार्य है। तथा शहरी गरीबी का उन्मूलन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है और स्लम सुधार और सामाजिक कल्याण करना भी इनका कार्य है। तो स्लम एरिया में, शहरी रिहायशी एरिया में जो झुग्गी झोपड़ी रहती है उसको स्लम एरिया कहते हैं। तो स्लम सुधार करना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है। नगरीय निकायों में जन्म मृत्यु का पंजीकरण तथा नागरिक सुविधाओं का संचालन करना इनका कार्य है। साथ ही स्थानीय कर वसूलना और बजट का प्रबंधन करना भी इनका कार्य है। अब हम दोस्तों प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से देख लेते हैं कि किन किन निकायों में क्या क्या रहते हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का जो नेतृत्व करता है वो महापौर करता है। ठीक है, वही अध्यक्ष होता है, जबकि नगर आयुक्त इसके कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो नेतृत्व महापौर करता है और कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं उसको कहा जाता है नगर आयुक्त। निकाय के सदस्य वार्डों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा
जिस प्रकार पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है ग्राम पंचायत में, उसी प्रकार नगरीय निकाय में, नगर निगम में वार्डों से प्रत्यक्ष चुनाव करके चुन लिए जाते हैं, जिन्हें हम पार्षद कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में इसे पंच कहते हैं, लेकिन इसमें पार्षद कहा जाता है। और सरकार के विभिन्न विभाग नगर निगम को सहायता और समन्वय प्रदान करते हैं। वित्तीय स्रोत की बात करें तो नगर निगम जो है वह संपत्ति कर, व्यवसाय कर, जल कर, टैक्स और शुल्क ये ले सकता है। केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त करता है। तो ये सभी इनके वित्तीय स्रोत हैं। तो यह नगर निकाय शहरी क्षेत्र के विकास योजनाओं को, सेवाओं और प्रशासन का संचालन करते हुए स्थानीय नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं तथा शहरी जीवन को व्यवस्थित और सुगम बनाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि नगर पालिका और नगर निगम में मुख्य अंतर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये पहला नगर निगम वाला है और दूसरा है नगर पालिका वाला। तो इसको ध्यान में रख के देखेंगे। तो जनसंख्या सीमा नगर निगम में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों के लिए नगर निगम का प्रावधान है, जबकि 20,000 से 5 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों या कस्बों के लिए नगर पालिका का प्रावधान है। ठीक है, तो ये नगर निगम वाला हिस्सा है और ये पालिका वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो क्षेत्रफल देखें तो नगर निगम जो है एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन नगर निगम की तुलना में जो नगर पालिका होता है उसको छोटा क्षेत्र कवर होता है। नगर निगम का जो प्रशासन का जिम्मेदारी रहता है, प्रशासन चलाने का जिम्मेदारी, इसको महापौर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेयर। ठीक है, जो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, चुनाव के द्वारा। तो प्रशासनिक नेतृत्व महापौर करता है नगर निगम में, जबकि नगर पालिका में जो प्रशासनिक नेतृत्व करने वाला होता है वह अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। ठीक, महापौर या मेयर कहते हैं नगर निगम के प्रमुख को, प्रशासनिक नेतृत्व करने वाले को, और नगर पालिका में अध्यक्ष या चेयरमैन होता है जिसे निर्वाचित पार्षद चुनते हैं। तो ये दो प्रमुख अंतर हो गए दोस्तों। मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है नगर निगम में, जबकि नगर पालिका में अध्यक्ष या चेयरमैन का चुनाव पार्षदों के द्वारा, चुने हुए पार्षदों के द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखेंगे इसको। तो निर्वाचन प्रक्रिया में मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा पार्षद वार्ड से निर्वाचित होता है और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है। वार्ड संख्या की बात करें तो नगर निगम एक बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें अधिक वार्ड होंगे और नगर पालिका में कम वार्ड होते हैं। नगर निगम का प्रमुख कार्य क्या है? बड़े स्तर पर शहरी नियोजन करना, सड़क, जल, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन आदि को देखना, जबकि नगर पालिका का कार्य स्थानीय स्तर पर शहरी सेवाओं और विकास कार्यों को संचालन करना। तो ये बड़े शहरों के लिए है, जिम्मेदारी भी इसका इतना ही है और पालिका का भी जिम्मेदारी यही है, लेकिन ये छोटे शहरों के लिए होता है। वित्तीय स्रोत की बात करें तो नगर निगम को बड़ी धनराशि मिलती है, इसका कर का आधार बड़ा रहता है और राज्य और केंद्र से अनुदान मिलता है। लेकिन इसका जो है नगर पालिका की बात करें तो इसमें सीमित मात्रा में कर वसूल पाती है और इसको कुछ केंद्र और राज्य से अनुदान मिल पाता है। तो संक्षेप में नगर निगम बड़े और अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए होता है, जिसका प्रशासन अधिक जटिल और व्यापक होता है। ठीक है, वहीं नगर पालिका मध्यम आकार के शहरों के लिए होती है, जो नगर निगम की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर काम करती है। लेकिन दोनों का उद्देश्य शहरी विकास, लोक सेवाएं और प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन उनके आकार, जनसंख्या और प्रशासनिक स्वरूप में अंतर होता है। ठीक है,
नगर पंचायत की बात करें तो दोस्तों 5,000 से 10,000 की जनसंख्या के बीच अगर लोग हैं, ठीक है, तो हम उसको नगर पंचायत बना सकते हैं। ठीक, नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नगर पालिका से छोटे क्षेत्र हैं और जो थोड़े से अभी जिनका विकास नहीं हुआ है शहरों के रूप में, ठीक है, उन क्षेत्रों को नगर पंचायत बनाया जाता है। तो उसको बाद में देखेंगे। अभी हम नगर पालिका और नगर निगम में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो नगर पालिका बनाम नगर निगम के चुनावी ढांचे में क्या अंतर है, इसको देखिए। निर्वाचन प्रक्रिया और स्वरूप को देखते हैं तो नगर निगम में महापौर या मेयर का चुनाव जनता द्वारा सीधे किया जाता है। मतदाता अपने वार्ड के पार्षद या सभासद के साथ साथ ही महापौर के लिए भी अलग से मतदान करते हैं। लेकिन नगर पालिका में अध्यक्ष चेयरपर्सन का चुनाव आमतौर पर पार्षदों द्वारा किया जाता है, अर्थात व्यक्ति पार्षद चुन लेते हैं, फिर पार्षद लोग मिल के अपने अनुसार, अपने मतों के अनुसार अपने में से ही अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में अलग हैं, कुछ राज्यों में सीधे जनता द्वारा भी चुनाव हो सकता है, पर छत्तीसगढ़ में नहीं होता। ठीक है। मतदान की प्रणाली की बात करें तो नगर निगम में मतदान 2 मत देते हैं, ठीक है। अपने एक वार्ड के लिए, वार्ड के पार्षद के लिए 1 मत देंगे और दूसरा महापौर के लिए 1 मत देंगे। लेकिन नगर पालिका चुनाव में मतदाता केवल पार्षदों का चुनाव करते हैं, उनके द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है, पार्षदों के द्वारा, या अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। यह राज्य के नियम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। वोटिंग एवं प्रतिनिधित्व, तो नगर निगम में अधिक संख्या में वार्ड होते हैं, इसलिए चुनावी प्रक्रिया अधिक जटिल और व्यापक होती है, जबकि नगर पालिका के वार्ड कम होते हैं, अतः चुनाव अपेक्षाकृत सरल और सीमित क्षेत्रीय स्तर पर होता है। कार्यकाल की बात करें तो नगर निगम और नगर पालिका दोनों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। निर्वाचन प्राधिकरण, तो निर्वाचन प्राधिकरण के बारे में देखते हैं कि नगर पालिका और नगर निगम दोनों चुनाव जो कराते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। लेकिन नगर निगम के चुनाव में अतिरिक्त तैयारियां और बड़ी संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपने देख लिया। तो इसका मुख्य बात यही है दोस्तों कि नगर निगम के चुनाव में महापौर सीधा चुना जाता है, जिसमें जनता महापौर को सीधे चुनती है, जबकि नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव पार्षद के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका के मेयर और पार्षद के अधिकारों में क्या फर्क है, तो इसको देख लेते हैं। तो जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, जिसको यहाँ पर भी मेयर कहा गया है ना, और पार्षद के अधिकार में क्या फर्क है, इसको हम देखते हैं। तो मेयर के अधिकार क्या है, तो नगर निगम में मेयर नगर पालिका या नगर निगम में होता है। ठीक है। अध्यक्ष को ही मेयर कहा जाता है, जो दोनों में होता है। ठीक है। तो मेयर जो है नगर पालिका या नगर निगम का प्रमुख होता है और शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। नगर निगम की सभी बैठकों में वह अध्यक्षता करता है और नीति निर्माण, योजना और विकास कार्यों की दिशा को निर्धारित करता है, तथा मेयर जो है शहर के विकास कार्य, सफाई, जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं की निगरानी करता है। नगर निगम के आयोजन और वार्षिक बजट को वह मंजूरी देता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसके अनुमोदन के बाद ही सदन में आते हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए तक की राशि व्यक्तिगत निर्णय से पूरे शहर में जो है मेयर खर्च कर सकता है, उसका यह अधिकार क्षेत्र है। शहर के विभिन्न कार्यक्रम समारोहों में वह प्रतिनिधित्व करता है और शहर की छवि का प्रमुख प्रतिनिधि होता है, यह मेयर है। तो उसके कार्यकारी अधिकार की बात करें तो कार्यकारी अधिकार सीमित होते हैं
औपचारिक नेतृत्व ही करते हैं और प्रशासनिक समन्वय का कार्य करता है। पार्षद के अधिकार की बात करें दोस्तों, तो पार्षद जो होता है वार्ड या क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और वार्ड के स्थानीय मुद्दे को उठाना उनका दायित्व है। नगर पालिका में पार्षद मिलकर कानून, नीतियाँ और बजट तय करने वाले सदस्यों में से होते हैं। तो नगर पालिका में पार्षद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय स्तर पर विकास कार्य कराना हो, स्वच्छता, अन्य मांगों के लिए प्रस्ताव डालना है, तो ये पार्षद का काम है। अपनी वार्ड की निवासियों की समस्याओं का समाधान कराने में सक्रिय भूमिका पार्षदों के द्वारा निभाया जाता है। और पार्षद जो है मेयर के नेतृत्व में बैठक में भाग लेता है और मतदान करता है। व्यक्तिगत स्तर पर पार्षद के सीमित निर्णय होता है और सीमित बजटीय अधिकार उसे मिले होते हैं, जो निगम और मेयर के निर्णयों पर निर्भर होते हैं। अर्थात मेयर के निर्णय होने पर ही वह कुछ खर्च कर सकता है, वह कुछ कदम उठा सकता है। तो सारांश यह है दोस्तों कि मेयर शहर की समग्र योजना और नीति का नेतृत्व करता है और शहर का प्रथम नागरिक होता है, जबकि पार्षद अपने वार्ड की प्रतिनिधि होकर स्थानीय समस्या हल करने तथा नगर पालिका के निर्णयों में भागीदारी निभाते हैं। मेयर का पद अधिक औपचारिक और नेतृत्व संबंधी होता है, जबकि पार्षद का कार्य विधायक सदस्यों जैसा स्थानीय वार्ड के मामलों का प्रतिनिधित्व करना होता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों मेयर के विधायिक और कार्यकारी अधिकार क्या क्या हैं। तो उनके विधि विधान से संबंधित, विधि बनाने से संबंधित अधिकार और कार्य करने से संबंधित अधिकार क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो मेयर के विधायिक या न्यायिक अधिकार और कार्यकारी अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला हम विधायिक अधिकार, नियम कानून से संबंधित उसके अधिकार को देख लेते हैं, जिसको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। तो मेयर जो है वह नगर निगम या नगर पालिका की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका का भी नेतृत्व करता है। अर्थात कार्य करने के साथ साथ नीति निर्माण का निर्धारण भी करते हैं। नगरीय निकाय के नीतियों को बनाना, बजट बनाना, कर आधान की जो कानून है उसको बनाना, नगर नियोजन तथा विकास योजनाओं को मंजूरी देना मेयर का प्रमुख कार्य है। विधायी प्रस्तावों पर चर्चा करना और मतदान में प्रमुख भूमिका निभाना उसका कार्य है। साथ ही नगर परिषद अर्थात नगर पालिका के नियमों और कायदों का निर्माण और संशोधन करने के लिए निर्देशित करना मेयर का कार्य होता है। तो ये वैधानिक कार्य हो गया। अब कार्यकारी अधिकार को देखते हैं। नगरीय जो निकाय है उसके प्रशासनिक मामलों का नेतृत्व और नियंत्रण करने वाला कार्यकारी अधिकार, एग्जीक्यूटिव पावर, मेयर को ही होता है। मेयर जो है वह नगर निगम के विकासात्मक कार्यों, सेवाओं और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय और अनुगमन इनके द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों की जैसे नियुक्ति करनी हो, अनुदान का वितरण करना हो, अनुबंध और खर्चों का अनुमोदन करना हो, अर्थात जो एस्टीमेट बनता है कितना कितना खर्चा हो सकता है, इसका अनुमोदन मेयर के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक हित के लिए आपातकालीन निर्णय लेने का भी अधिकार मेयर का होता है। नगर निगम के बजट के अनुसार निकाय की धनराशि का प्रबंधन करना मेयर का कार्य है तथा कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों तथा अधिकारियों को निर्देश देना भी मेयर का कार्य है। तो मेयर का यह अधिकार नगर निगम के शासन को प्रभावी बनाते हैं, जिससे मेयर न केवल नीति निर्माता होते हैं बल्कि कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस तरह मेयर विधायिका के रूप में नियम बनाने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए एवं नगर निगम के विकास की दिशा तय करने के साथ ही कार्यकारी रूप में प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब एक और प्रश्न उठता है कि कार्यकारी महापौर और संसदीय महापौर के अधिकारों में क्या फर्क है। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों CGPSC में, कार्यकारी महापौर और संसदीय महापौर के अधिकारों में क्या फ़र्क है, इसको देख लीजिए। तो कार्यकारी महापौर के क्या क्या अधिकार हैं उसको देख लेते हैं। कार्यकारी महापौर स्थानीय नगरीय निकाय, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। उसके पास संपूर्ण नगरीय निकाय का प्रशासन और प्रबंधन का अधिकार होता है। वे विभिन्न विभागों के प्रमुखों और अधिकारियों की नियुक्ति करता है, प्रमोशन करता है तथा निलंबन भी करता है। तो ये कार्य कार्यकारी महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। कार्यकारी महापौर नगर निगम के बजट को, विकास कार्यों को और योजनाओं तथा वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण करता है। कार्यकारी जो महापौर है उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, खासकर वित्तीय मामलों में, जैसे 5 करोड़ तक के खर्च को स्वीकृत करना उसकी अपनी स्वयं की अपने मन के हिसाब से वह निर्णय ले सकता है। ठीक है। और कार्यकारी महापौर के पास मेयर इन काउंसिल MIC यानी अपने मंत्रिमंडल का गठन करने का भी अधिकार होता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और नगर निगम के दैनिक प्रशासन, रोजमर्रा के प्रशासन तथा नीतिगत निर्णयों को लागू करने की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी महापौर के पास होती है। तो ये कार्यकारी महापौर का शक्ति है, उसका अधिकार है। अब हम देख लेते हैं संसदीय महापौर के अधिकार। तो संसदीय महापौर महापौर पद के लिए निदान मात्र होता है। अधिकांश कार्यकारी शक्तियां नगर निगम आयुक्त या प्रशासक के पास होता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना संसदीय महापौर की जिम्मेदारी है। समारोहों में नगर निगम का प्रतिनिधित्व करना ये उसकी जिम्मेदारी है। साथ ही उसकी भूमिका, संसदीय महापौर की भूमिका मुख्य रूप से विधायी और औपचारिक होती है। वह नीतियां बनाता है तथा निर्णयों पर चर्चा करता है, परंतु कार्यकारी लागू करने के लिए सक्षम नहीं होता है। नगर निगम के प्रशासनिक और कार्यकारी फैसलों में सीधे हस्तक्षेप करने या स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार उनका जो है वह सीमित होता है। तो मुख्य कार्यकारी जो होते हैं वह आयुक्त नगर निगम आयुक्त होता है, नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और वह ही कार्यपालिका के रूप में काम करता है। तो सारांश यह है कि कार्यकारी महापौर के पास अधिक कार्यकारी अधिकार होता है। वह सीधे प्रशासन को संचालित करता है और वित्तीय फैसले ले सकता है, जबकि संसदीय महापौर के अधिकार सीमित विधायी और प्रतिनिधित्व तक ही होते हैं। अधिकांश कार्यकारी शक्ति नगर के आयुक्त के पास होती है। तो नगर आयुक्त ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। इस प्रकार कार्यकारी महापौर पदाधिकारी अधिक शक्तिशाली और निर्णायक होता है, जो कि नगर आयुक्त होता है, जबकि संसदीय महापौर अधिक औपचारिक और केवल प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो दोनों मॉडल में हम देखते हैं नगर प्रशासन पर प्रभाव और उसका उदाहरण। तो कार्यकारी महापौर, संसदीय महापौर दोनों मॉडल जो है नगर प्रशासन की कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों को अलग अलग तरीके से निभाते हैं, जिससे नगर प्रशासन पर उनके प्रभाव में अंतर होता है। कार्यकारी महापौर मॉडल का प्रभाव और उसका उदाहरण, जैसे इस मॉडल में महापौर को अधिक शक्तियां और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है। वह नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और उसकी तरह निर्णय लेता है और तथा प्रशासनिक क्रियान्वयन का नेतृत्व करता है। इसमें नगर निगम के कामकाज, बजट, विकास योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन पर महापौर का सीधा नियंत्रण होता है, कार्यकारी महापौर का, और इससे प्रशासन में निर्णय जल्दी और प्रभावी होते हैं, जिससे योजना क्रियान्वयन में तेजी आती है। उदाहरण के लिए
कोलकाता में पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों जहां कार्यकारी महापौर मॉडल लागू है, वहां महापौर प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है, और स्थानीय विकास में प्रमुख फैसले लेते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार के मॉडल हैं, कार्यकारी महापौर और संसदीय महापौर। तो नगर निगम में चुनाव तो महापौर का डायरेक्ट होता है, लेकिन वो मॉडल के अनुसार कार्य करता है। अगर वे कार्यकारी महापौर की भूमिका में हैं तो उसको अधिक अधिकार मिलेंगे, और अगर वह संसदीय अधिकार की भूमिका में हैं तो केवल वे विधि विधायी संबंधी कार्य ही कर सकता है। बाकी जो कार्यकारी कार्य करेंगे वो नगर आयुक्त का एक अलग से पद सृजित किया जाता है दूसरे मॉडल में, जिसमें किसी महापौर को हम विधायी महापौर की तरह देखते हैं, ठीक है। अगर कार्यकारी महापौर का मॉडल किसी शहर में लागू है तो वहाँ नगर आयुक्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य करता है। आशा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह जो दोस्तों कार्यकारी महापौर का उदाहरण है, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कार्यकारी महापौर का मॉडल लागू किया गया है। इसमें उनको दोनों प्रकार की शक्तियां रहती है। और बाकी शहरों में संसदीय महापौर का मॉडल का प्रभाव और उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में संसद महापौर जो होता है वह संसदीय महापौर की भूमिका में होता है, विधि विधायी बनाने का कार्य उनका होता है, और कार्यान्वयन कार्यकारी महापौर के रूप में एक नगर आयुक्त का पद अलग से सृजित किया जाता है, उसका कार्य करवाने का होता है, ठीक है। तो संसदीय महापौर मॉडल का प्रभाव और उदाहरण, तो इस मॉडल में महापौर के अधिकार सीमित हो जाते हैं और अधिकतर प्रशासनिक कार्य नगर आयुक्त या प्रशासक के द्वारा किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यही मॉडल लागू है। महापौर मुख्यतः नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, संसदीय महापौर, और शहर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कार्यकारी शक्ति जो होती है वह नगर आयुक्त के पास होती है। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और विशेषज्ञता बढ़ती है, पर निर्णय लेने में महापौर का प्रभाव कम हो जाता है। अब कौन से नगरों में यह लागू है? दिल्ली, चेन्नई जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ संसदीय महापौर मॉडल लागू है, ठीक है। नगर आयुक्त प्रशासन के दैनिक कार्यों को देखता है, जबकि महापौर मुख्य रूप से विधायी और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। तो हम देखते हैं यहाँ दोनों मॉडल का नगर प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्यकारी महापौर मॉडल में जो प्रशासन है उसमें तेजी से निर्णय लेना, योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रियता और प्रशासनिक नियंत्रण अधिक होता है दोस्तों। तो कार्यकारी महापौर मॉडल का लाभ ज़्यादा है। जबकि संसदीय महापौर की बात करें तो इस मॉडल में प्रशासनिक पेशेवरों की भूमिका अधिक होती है, जिससे स्थिरता और विशेषज्ञता आती है, लेकिन राजनीतिक निर्णयों की गति सीमित हो सकती है और राजनीतिक निर्णय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोनों मॉडल में शहर के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ज़रूरतों के अनुसार, है ना, दोनों मॉडल जो है शहरों में अपनाए जाते हैं और जो स्थानीय शासन के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार दोनों मॉडलों के चयन से नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली, निर्णय क्षमता और विकास के रास्ते पर प्रभाव पड़ता है, और प्रत्येक मॉडल के आधार पर नगर निगम की कार्यप्रणाली भिन्न होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय की सूची संख्या के साथ। ग्रामीण निकाय की संख्या अगर देखें तो ग्राम पंचायत कुल कितने हैं? 10,735 ग्राम पंचायत है। नगरीय निकाय की बात करें तो 14 नगर निगम है वर्तमान में, नगर पालिका 56 है और नगर पंचायत की संख्या है 122, ठीक। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल नगरीय निकायों की संख्या 192 है।
इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों शामिल हैं। ठीक है, इसमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत शामिल है। ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या 10,735 है, जो ग्रामीण प्रशासन की आधारशिला है, और नगरीय निकायों में ये संस्थान नगर के क्षेत्र के प्रशासन, विकास और सेवाओं का कार्यभार संभालते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने नगरीय निकाय के बारे में आवश्यक चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नामों की बात करेंगे, कौन कौन से प्रमुख भवन हैं जिनको हमें याद रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।